आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, क्या हो अगर विज्ञान की एक शांत सी प्रयोगशाला अचानक से एक भयंकर कूटनीतिक युद्ध के मैदान में बदल जाए। आज हम इतिहास के एक ऐसे ही रोमांचक अध्याय और उस बेहद जटिल भौतिकी को समझने जा रहे हैं जहां महाशक्तियां इंसान द्वारा बनाए गए सबसे भारी तत्वों को लेकर आपस में भिड़ गई थीं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं इस बड़े सवाल से कि आखिर कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के दौरान एक वैचारिक लड़ाई ने सब एटॉमिक साइंस को एक जियोपॉलिटिकल मुकाबले में कैसे बदल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हथियारों की होड़ तो अपनी जगह थी, लेकिन पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी की सबसे निचली पंक्ति पर कब्जा करने की जंग भी उतनी ही तेज हो चुकी थी। अब इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें 60 के दशक के उस वैज्ञानिक परिदृश्य में जाना होगा जहां दुनिया भर की एलीट प्रयोगशालाएं इंसानी ज्ञान की बिल्कुल चरम सीमाओं को चुनौती दे रही थीं। और ये होड़ कितनी तेज थी, इसे हम इस टाइमलाइन से आसानी से समझ सकते हैं। 1964 में सोवियत संघ के दबना संस्थान ने दावा किया कि उन्होंने एलिमेंट 104 को ढूंढ निकाला है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब 1969 में अमेरिका की बर्कले लैब ने एक बिल्कुल अलग तरीके से इसका सिंथेसिस कर डाला और अपना दावा ठोक दिया। देखते ही देखते पहले नंबर पर आने की ये होड़ एक विवाद में बदल गई। इस पूरे ड्रामे की गहराई में जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ट्रांस एक्टिनाइड एलिमेंट्स क्या भला है। सच कहूं तो ये पूरी तरह से कृत्रिम है। प्राकृतिक दुनिया में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये इतने ज्यादा रेडियो एक्टिव और अस्थिर होते हैं कि इन्हें कहीं से खोजा नहीं जा सकता, बल्कि इन्हें लैब के अंदर बनाना पड़ता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। अब हम ये समझेंगे कि आखिर इन सुपर हेवी तत्वों का निर्माण होता कैसे है, क्योंकि ये प्रक्रिया अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप प्रकाश की गति से माइक्रोस्कोपिक बिलियर्ड्स खेल रहे हों। इसके लिए अत्याधुनिक पार्टिकल एक्सेलरेटर्स का इस्तेमाल होता है। वैज्ञानिक हल्के आयनों जैसे नियॉन या कार्बन को भयानक गति देते हैं और फिर उन्हें भारी रेडियो एक्टिव टारगेट्स जैसे प्लूटोनियम से टकराते हैं। उनकी कोशिश होती है कि बस किसी तरह क्षण भर के लिए ही सही ये आपस में फ्यूज हो जाएं, और फिर वैज्ञानिक उनके तुरंत टूटने की प्रक्रिया को ऑब्जर्व करते हैं। और जब मैं क्षण भर कहता हूं तो मेरा मतलब लिटरली पलक झपकने से भी कम समय से है। इस नंबर को देखिए, 0.021 सेकेंड्स। ये रदरफोर्डियम 260 का हाफ लाइफ है। ये अकेला नंबर चीख चीख कर ये साबित करता है कि ये परमाणु कितने अविश्वसनीय रूप से अस्थिर होते हैं। ये इतनी जल्दी टूटकर खत्म हो जाते हैं कि इन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो अब वापस लौटते हैं डबना और बर्कले की उस टक्कर पर। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि सोवियत टीम ने भले ही पहले डिस्कवरी की रिपोर्ट दी हो, लेकिन अमेरिकी टीम ने जब कैलिफोर्नियम पर कार्बन से बमबारी की तो उनके तरीके से अधिक स्थिर आइसोटॉप्स बने। ये 4 से 5 सेकंड तक टिक गए। विज्ञान की इस दुनिया में इस एक्स्ट्रा टाइम ने बर्कले टीम को इस एलिमेंट के अस्तित्व का पक्का भौतिक प्रमाण जुटाने का एक सुनहरा मौका दे दिया। और इसी पॉइंट से शुरुआत हुई एक ऐसे गतिरोध की जिसे आज विज्ञान के इतिहास में द ट्रांसफर्मियम वॉर्स के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक बहस नहीं थी, ये नाम रखने के बुनियादी हक की एक तीखी कूटनीतिक जंग थी। इस तुलना को देखिए, ये उस समय के भू राजनीतिक विभाजन को बिल्कुल साफ कर देती है। एक ही एटॉमिक नंबर, लेकिन 2 अलग-अलग दावे। एलिमेंट 104 के लिए अमेरिका ने रदरफोर्डियम सुझाया तो सोवियत संघ ने कुर्चटोवियम नाम रखा। वही हाल एलिमेंट 105 का भी था। यह सिर्फ विज्ञान का मामला नहीं था, ये राष्ट्रीय गर्व और अपने महान वैज्ञानिकों को हमेशा के लिए अमर बनाने की होड़ थी। और इस आग में घी का काम किया अमेरिकी टीम के एक प्रपोजल ने। उन्होंने एलिमेंट 106 का नाम सीबोर्गियम प्रस्तावित किया। इस पर भयंकर आपत्तियां उठी और वजह बड़ी दिलचस्प थी। दरअसल अमेरिकी रसायनिज्ञ ग्लेन टी सीबोर्ग उस समय जीवित थे। विज्ञान में किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर एलिमेंट का नाम रखना एक बहुत पुरानी परंपरा को तोड़ने जैसा था, जिसने इस अंतर्राष्ट्रीय बहस को और भी भड़का दिया। दशकों तक ये डेडलॉक चलता रहा। दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। आखिरकार इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC को दखल देना पड़ा ताकि दुनिया भर में एक अंतिम और पक्की सहमति बन सके। और 1997 में जाकर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि कैसे दोनों महाशक्तियों के योगदान को बांटकर सम्मानित किया गया।
104 को रदरफोर्डियम नाम मिला, 105 को रूस के डबना शहर के नाम पर डबनियम कहा गया और आखिरकार भारी विरोध के बावजूद 106 के लिए सीबोर्गियम नाम को स्वीकार कर ही लिया गया। नामकरण की इस जंग के बाद असली वैज्ञानिक काम जापान की JERI जैसी इंडिपेंडेंट रिसर्च टीमों ने किया। उन्होंने ये पक्के तौर पर साबित किया कि रदरफोर्डियम वास्तव में पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 4 का ही हिस्सा है और जिरकोनियम तथा हाफनियम जैसे गुण दिखाता है। ये केमिस्ट्री की संरचना और उसकी भविष्यवाणी करने की ताकत की एक बहुत बड़ी जीत थी। खैर, ये तो था इतिहास का एक पन्ना। अब हम इस टकराव से थोड़ा पीछे हटते हैं और उस सहयोगात्मक और बेहद कटिंग एज भविष्य की तरफ देखते हैं जो इस अद्भुत विज्ञान का इंतजार कर रहा है। आज आधुनिक परमाणु संश्लेषण का सबसे बड़ा और अंतिम लक्ष्य एक सैद्धांतिक क्षेत्र तक पहुंचना है जिसे आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी कहा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम यहां तक पहुंच गए तो शायद ये सुपर हैवी एलिमेंट लंबे समय तक टिक सके, इतने लंबे समय तक कि भविष्य में हम उनका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल कर पाएं। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, इस पर आज भी तेजी से काम चल रहा है। इसका सबसे ताज़ा सबूत है जून 2025 की ये ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी जिसे फिजिकल रिव्यू लेटर्स में पब्लिश किया गया। वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक सीबोर्गियम 257 के एक बिल्कुल नए सुपर हैवी आइसोटोप का सिंथेसाइज कर लिया है। यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है वो ये है कि आज की न्यूक्लियर फिजिक्स कोल्ड वॉर की दुश्मनी से कितनी अलग है। ये सिंथेसिस जर्मनी के GSI सेंटर में हुआ जिसमें भारत के IIT रुड़की के प्रोफेसर M मैती का बहुत अहम योगदान था। ये साबित करता है कि आज का विज्ञान एक ग्लोबल टीम वर्क है जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की सीमाओं को लगातार बढ़ा रहा है। इस बात को IIT रुड़की के प्रोफेसर कमल किशोर पंत के ये शब्द बिल्कुल सटीक तरीके से बयान करते हैं। ये ऐतिहासिक खोज दिखाती है कि कैसे आज की वैज्ञानिक उपलब्धियां अब किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का साझा गौरव हैं। ये मानव ज्ञान को आगे बढ़ाने की हमारी एकजुट प्रतिबद्धता की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। तो इस पूरे सफर के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। जैसे जैसे दुनिया भर की टीमें इस आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी का नक्शा तैयार कर रही है, हमें आगे क्या मिलने वाला है? पदार्थ की कौन सी बिल्कुल नई अवस्थाएं और अनदेखे तत्व पीरियोडिक टेबल के अंधेरे कोनों में हमारे द्वारा बनाए जाने का इंतजार कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।